इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। नमस्कार, इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। हमारे स्टूडियो में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय दीपक जोशी जी हैं। आपका बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार। बहुत लंबे अंतराल के बाद आपसे बातचीत हो रही है, क्योंकि एक लंबा गैप हो गया था। ऐसे ही कई सारे सवाल हैं और आपसे बातचीत का सिलसिला क्योंकि नहीं हो पाया था, इसलिए आज का हमने ये एपिसोड यहाँ पे सुनिश्चित किया। हाल ही में शिक्षक दिवस को लोगों ने पूरे देश भर में उत्साह से मनाया। तब भी आपसे बातचीत करने के लिए हमने प्लान किया, लेकिन आप भोपाल थे और यहीं से हम बातचीत शुरू करते हैं। सर, आप शिक्षा मंत्री रहे, ऐसे में शिक्षा प्रणाली को, शिक्षा के क्षेत्र को आपने कैसे देखा और किस तरह के बदलाव की आवश्यकता है? राजेश जी, ये बात सही है कि मैं इन्फॉर्म के ऑफिस में बहुत दिनों बाद आया स्टूडियो में, लेकिन जिस प्रकार से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आपकी टीम काम कर रही है, वो देवास जैसे छोटा सा, मैं तो क्योंकि देवास को इंदौर उज्जैन कहीं ना कहीं निगल लेते, मैं तो साफ कैसे मैं कहता हूँ। तो ऐसे दृष्टिकोण में इस सेटअप के साथ एक चैनल को चलाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आपकी टीम बहुत बहादुर से और बड़े अच्छे तरीके से इस काम को कर रही है। जन चेतना जो एक प्रेस की जिम्मेदारी होती है, नैतिक जिम्मेदारी, उसको आप बड़ी अच्छे से कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने देवास शहर में एक अभिनव पहल की जो शुरुआत की है। हालांकि कठिनाई आपको बहुत आ रही होगी, लेकिन फिर भी आप इस चौथे स्तंभ को जिस जीवितता के साथ काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप और आपकी टीम, क्योंकि आपकी टीम जब काम करेगी तो एक टीम वर्क ही होता है इस चैनल को चलाने का। तो आपकी साथ में आपने उज्जैन महाकाल की नगरी से भी अपनी शुरुआत की। आने वाले कल में हो सकता है भोपाल इंदौर में भी ये पहुँचे, और देवास से शुरुआत एक पौधा अगर वहाँ पहुँचता है तो हमारी तो बड़ी गौरव की बात है। तो मैं आपको आगामी उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित। आपका प्रश्न जो था शिक्षक दिवस के संदर्भ में, भारत में तो कहा ही गया है कि गुरु से बड़ा कोई नहीं है, और ईश्वर से भी आगे गुरु को हमने स्थान दिया है। ऐसे दृष्टिकोण में भारतीय शिक्षा प्रणाली को अगर हम देखें तो हमारी पुरातन प्रणाली और वर्तमान प्रणाली, पुरातन प्रणाली जो हमारी गुरुकुल पद्धति थी, या एक विशिष्ट वर्ग के लोग ही उस व्यवस्था को चलाते थे, और उस व्यवस्था को देखते कि बच्चे को गुरु के जिम्मे ही लगा दिया जाता था। गुरु ही उसका पूर्ण करियर की तरफ ध्यान रखता था। मतलब हम तो अध्यात्म की तरफ अगर बात करें तो कृष्ण और सुदामा जैसे लोग एक ही शिक्षक के पास पढ़े, सांदीपनि आश्रम में उज्जैन में जो हमारे यहाँ। तो ये भी नहीं था कि कोई बड़ा आदमी होगा तो पढ़ेगा, छोटा आदमी हो तो पढ़ेगा। गुरु तो दोनों के एक ही थे। ऐसे दृष्टिकोण में कोई भेदभाव भी नहीं था हमारी शिक्षा में, मुझे तो ऐसा लगता है। एकलव्य का जो अपवाद था वो अपवाद था, लेकिन उसके बाद भी अगर हम कहें तो हमारी शिक्षा में महत्वपूर्ण व्यवस्था गुरु के जिम्मे ही लगा दी जाती थी। गुरु को सर्वोच्च माना जाता था जी। लेकिन जब अंग्रेज आए और अंग्रेज के साथ उनकी जो शिक्षा पद्धति आई, जिसे आज की तारीख में मैकाले की शिक्षा पद्धति, मैकाले की शिक्षा पद्धति के अगर दोष देते आए लगातार, लेकिन दोष देने का कोई कारण नहीं है। आज एक तरफ हम कहते हैं कि अंग्रेजी हमको इसलिए सीखना है कि हमको विश्व से कॉम्पीट करना है, तो हमें शिक्षा परिवर्तन में भी प्रणाली में परिवर्तन लाना पड़ेगा कि विश्व से कॉम्पीट करना है। जो मैकाले दे गया वो शायद वैश्विक व्यवस्था है, लेकिन क्या उसमें हम अपने समाज को तोड़े बिना काम कर सकते थे? इस पर हमें ध्यान देना था। ये बात भी सही है कि स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों इतने महत्वपूर्ण पहलू है। अभी तक कहा जाता है कि सरकारों का बजट जिस व्यवस्था के अनुरूप होना चाहिए वो नहीं हुआ। मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं विरोध कर रहा, लेकिन सरकारों का, मैं तो सरकारों के साथ साथ कहता हूँ, प्रयास हुए। हम जिस स्कूल में पढ़े वो हम मतलब वो तो एक वहाँ के नगर सेठ द्वारा दान दिया हुआ भवन था जिसमें वो लगता था। प्राथमिक शाला मैंने के साथ प्राथमिक शासकीय प्राथमिक विद्यालय से की। जब हम मिडिल स्कूल में आए तो वहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल था जिसकी बिल्डिंग थी व्यवस्थित। तो पहले कहा जाता था कि बिल्डिंग पहले बनती थी, स्कूल बाद में खुलता था जी। अब तो ये हालत है कि मैं आया, मैंने 2 लाइन के आवेदन लिख दिया, तो कोई भी नेता आएगा घोषणा कर देगा कि स्कूल खुल जाएगा, स्कूल खुल जाएगा। लेकिन स्कूल खुलने के साथ स्कूल का सेटअप ही नहीं है। 2 लाइन के आवेदन लिख दिया तो कोई भी नेता आएगा घोषणा कर देगा कि स्कूल खुल जाएगा, स्कूल खुल जाएगा। लेकिन स्कूल खुलने के साथ स्कूल का सेटअप ही नहीं है। 2
फिर दूसरा जो एक बड़ा नुकसान हमें पद्धति शिक्षा व्यवस्था में हुआ कि हम बिना पढ़े बच्चों को पास करने लगे। हमने जब पढ़ा तब हमारे पास 5वीं बोर्ड था जो जिले का होता था, 8वीं बोर्ड संभाग का होता था, और हायर सेकेंडरी बोर्ड पूरे प्रदेश का होता था। तो क्षण क्षण के जो व्यवस्था आती थी उस प्रणाली से हम लोग पढ़ के आते। और उस वक्त ये भी नहीं था कि आपको 90% लाना पड़ेंगे, 92% लाना पड़ेंगे। पास हो गए तो ही मिठाई बढ़ जाती थी। दादा दादी तो इतने खुश हो गए बेटा पास हो गया। तो एक पास होने में उत्साह का माहौल, हम तो पास हो गए। हमें ये नहीं पता था कि क्या डिवीजन क्या डिग्री। लेकिन आप जो हालत ये कि 95 आ गया तो मुँह लटका हुआ है कि 95 क्यों आया। तो दृष्टिकोण में मेरा मानना है कि कहीं न कहीं बच्चे को संपूर्ण विकास की बजाय लोगों ने उसको मार्क्स से जोड़ दिया, अंकों से जोड़ दिया। तो ये जो हमारी शिक्षा पद्धति में अंतर आया, और खास करके मैं इसलिए भी कह सकता कि हमारे टाइम पीटी टीचर होते थे। पीटी टीचर मतलब हमको सबसे खतरनाक आदमी लगता था, क्योंकि गेट पे मिलता था, जूते खराब पहन के आए, चाटा, बाल बड़े, कैंची लेके खड़े हो जाते थे, कितनी बार काटने की शुरुआत कर देते थे, डांटना, पीटना, मारना। पीटी टीचर मतलब एक तरीके से बहुत खतरनाक शिक्षक माना जाता है। डिसिप्लिन के मामले में हमेशा मेंटेन करता है। तो डिसिप्लिन का मामला भी खत्म हो गया, क्योंकि पीटी टीचर की पोस्ट ही खत्म हो गई सरकार में। तो सरकार ने जो निर्णय लिया कि शिक्षा का विस्तार तो करा, लेकिन जो समग्र विस्तार होना चाहिए, ना भवन है, ना शिक्षक है, ना व्यवस्था है, तो इससे कहीं ना कहीं तालमेल गड़बड़ाया। और दूसरा समाज में भी हम देखें, समाज की स्थिति भी कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति थी उसके अनुरूप उसका विकास नहीं हुआ। आज समाज दूसरे हिस्सों में बढ़ गया, जिसे स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि हमारे यहाँ BPL, APL, फिर सामान्य मध्यम वर्ग, फिर ये, फिर फलाने पर। तो ये वर्गों से बढ़ने के साथ शिक्षा का भी बंटवारा हो गया। और अभी मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूं कि मैं शिक्षा मंत्री रहा जी, तब हमने तय किया था कि हम गुरु की महत्ता को बढ़ाने के लिए कम से कम उसको इतना तो विश्वास मिले कि उसके ऊपर कोई दबाव न बने। नहीं तो हालत यह है कि गांव का छोटा सा सरपंच भी टीचर को आम दिखाता है, आज तुम लेट आए, आज तुमने ये किया। मैं आपको घटना बताता हूँ, 15 अगस्त का टाइम था, पानी बहुत गिर रहा था, नदी बीच में थी, शिक्षक को पहुँचना था, शिक्षक नहीं पहुँचा तो वहाँ से फ़ोन आना चालू हुआ, सब शिक्षक आए नहीं शिक्षक। मैंने कहा भाई वो नदी होगी, नदी के कारण नहीं आ पाया होगा। बोले नहीं। अब क्योंकि विधायक था, मेरी जिम्मेदारी थी, तो मैंने कलेक्टर को नोट कराया कि शिक्षक नहीं पहुँचा। शिक्षक को भी बुलाया, उनको नोटिस जब मिला तो मैंने जवाब लिखा कि नदी बाढ़ नहीं कारण में नहीं जा पाया। तो कभी कभी व्यवहारिक कठिनाइयाँ भी होती शिक्षक, व्यवहारिक कठिनाइयों को भी हमको समझना पड़ेगा। तो ऐसे दृष्टिकोण में मुझे लगता है कि शिक्षक का जो समग्र विकास होना चाहिए वो एक शिक्षकों के हाथ में होना चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि CPI, DPI या पाठ्य पुस्तक निगम या आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल, इनको सबको चलाने वाले लोग हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स। लेकिन शिक्षा से जुड़े हुए लोग इसमें कहीं ना कहीं बहुत सहभागिता नहीं निभा पाते, या तो दबाव में आके कुछ न कुछ करेंगे। अभी आप देखेंगे कि जिला योजना समिति जो सरकार की सबसे महत्वपूर्ण समिति होती है, उसकी जब बैठक होती है तो कलेक्टर के बाद SP के बाद DO, और आखिर में दुखा हुआ हमारा DO बैठा रहता है। तो DO इतना कमज़ोर हो जाता है कि उसकी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं, सबसे ज़्यादा डांट फटकार लगाने वाला। तो ऐसे दृष्टिकोण में शिक्षा का अगर हमको वाकई में एक जो जयकाल की शिक्षा पद्धति के साथ मिलाकर, क्योंकि अब वो शिक्षा पद्धति हम छोड़ नहीं सकते। सिर्फ भाषणों में अच्छा लगता है कि हम गुरुकुल पद्धति बना लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन वो शिक्षा पद्धति से आज की स्थिति में हम जैसे लोग कहते हैं ना अंग्रेजी जरूरी है, ऐसे शिक्षा पद्धति आज की तारीख में अब जरूरी होगी, वो हमारे उसमें आ गया, हम कैसे बदल सकते हैं। लेकिन उस बदलाव के साथ साथ चूँकि हम गुरु को या शिक्षक को महत्व देकर या उनके साथ सहयोग करके, जैसे पहले कहा था शिक्षा आयोग बनेगा तो फलाना बनेगा, घोषणा होगी लेकिन होता नहीं। तो ऐसे दृष्टिकोण में मेरे को लगता है अजय जी की हमको अपने जो उसके अनुरूप, जैसे अभी आपको याद होगा कि हमारी 2 महीने की छुट्टी लगती थी, वो लगती थी अप्रैल से मई और जून में, जब हमारे यहाँ कड़ाके की मतलब बहुत तेज गर्मी पड़ती थी, तब स्कूल बंद होते थे। लेकिन आजकल वो बंद हो गया। बच्चे को जाना है, 1 अप्रैल में रिजल्ट खुलेगा, 1 जून से फिर स्कूल जाना है। तो ऐसे दृष्टिकोण में मेरा मानना है कि बच्चों को थोड़ा सा जो खेलने कूदने का समय, परिवार के साथ बिताने का समय, या परिवार को उसके साथ समय देने का समय, वो समय कम होता गया। तो हमको जो छुट्टियाँ हमने कुछ धार्मिक या जाति के आधार पे या राजनीतिक निर्णयों के आधार पर बढ़ा दी, उनको कम कर देना चाहिए, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा
छुट्टी देना चाहिए ताकि वो अपने परिवार से, समाज से मिलजुल कर आगे बढ़ने का प्रयत्न कर सकें। निश्चित तौर से जब आप मंत्री रहे तब आपके प्लान में नवाचार में कई सारी बातें आई होंगी, वो कौन सी हैं जो आपको लगता है कि इनको और अभी आवश्यकता आगे बढ़ाना? राजेश जी, चूँकि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ जी, तो मैंने ये कोशिश की थी कि भाई हम ऊपर को सुधारने के बजाय नीचे से सुधारें। हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम कोशिश करें कि हमारे हायर सेकेंडरी हाई स्कूल चमक जाए। अभी आपने देखा होगा नया सिस्टम है, CM राइजिंग 1 करोड़ 100 करोड़ की बिल्डिंग, 65 करोड़ की बिल्डिंग, 40 करोड़ की बिल्डिंग। क्या बिल्डिंग बनाने से ये नहीं होगा? बिल्डिंग जैसे कहा था ना कि संत के साथ उस तीर्थ क्षेत्र का विकास होता है, वहाँ रहने वाला संत कैसा है, वहाँ से उपदेश देने वाला हमारे प्रवचनकार कैसे हैं, उस पर उसकी सार्थकता से पूरी। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी हम बिल्डिंगें बनाने के लिए बिल्डिंग के साथ साथ अगर शिक्षकों की व्यवस्था ढंग से नहीं करेंगे तो बिल्डिंग की सार्थकता नहीं होगी। और दूसरा, इसको कहीं ना कहीं अधिकारियों ने अपने हिसाब से मापदंड बांध दिया कि हम एक स्कूल को चमका देंगे तो वह सारे स्कूल चमक जाएंगे। हम दिल्ली से कंपेयर करें, ये दिल्ली सरकार का एक तरीके से मॉडल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का शिक्षा मॉडल चला था बीच में, तो हमको भी लगा कि हमारे यहाँ भी कोई शिक्षा मॉडल में लाना चाहिए, तो CM राइजिंग लगा। अब CM राइजिंग आ गया, आप बताइए एक ब्लॉक में एक CM राइजिंग होगा, एक ब्लॉक में जो बाकी बच्चे हैं क्या उनका कोई गुनाह है, क्या दोष है, क्या उनको हम व्यवस्था नहीं देंगे? तो ये सरकार के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार तो सबके लिए है, सबका विकास करना, समग्र विकास करना। तो ऐसे दृष्टिकोण में मैंने कुछ छोटे छोटे सुझाव दिए थे। मैंने कहा था कि माननीय CM साहब, मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी को, कि आप इसको अपने साथ जोड़ के, मैं को सरकारी में पढ़ा, आपको सरकारी में पढ़ा, तो क्यों ना हम 1 महीने का एक समय दें निश्चित। और वो भी मेरा मानना कि दशहरे दिवाली में सब लोग अपने घर जरूर जाते हैं, उस घर पे जहाँ वो बचपन में रहे, क्योंकि माता पूजन हमारे यहाँ आज भी होता है और माता पूजन हमारे गांव में होता है, ट्रेडिशन जब गाँव में। तो मैंने कहा था कि हम तब बच्चों से लोगों से कहें कि आप इस स्कूल में जरूर जाना जिस स्कूल में आप पढ़ें। हाँ। स्कूल में एक लिस्ट लगी रहेगी कि देखो मैंने आपको पत्रकार बना दिया, मैंने आपको विधायक बना दिया, मैंने आपको मंत्री बना दिया, मैंने आपको अधिकारी बना दिया, लेकिन अब मेरी ज़रूरत है कि मुझे छोटी छोटी ज़रूरत है, छोटी छोटी ज़रूरत आप पूरी करो। तो सहज रूप से आदमी कुछ न कुछ देता, तो देने से एक हमने एक बजट भी लगाया था कि कम से कम 2.25 लाख से 3, 3.5, 4 लाख तक हमारे स्कूल में पीने की पानी की व्यवस्था आती, थोड़ा सा स्पोर्ट्स का ग्राउंड बन जाता, थोड़े से स्पोर्ट्स की सामग्री आती, हमारे में डिजिटल पढ़ाई के लिए कोई छोटी सी कंप्यूटर की जो कीबोर्ड, हम कंप्यूटर नहीं कीबोर्ड आ जाए ताकि कीबोर्ड चलाना बच्चा सीख जाए प्राथमिक में। ये सब व्यवस्था हमने सोची थी, लेकिन अधिकारियों ने उसको उपारी योजना के नाम दे दिया और बाद में उसको सर्कुलेट करने की कोशिश की। लेकिन मुझे बड़ा वो हुआ कि जब मेरा बयान है उसके बाद ही एक तात्कालीन न्यायाधीश थे जैन साहब, जो चार भोपाल देते थे, अपने विद्यालय को 11 लाख रुपये जान दिया। तो पेपर में पढ़ने के बाद ही उन्होंने कहा 11 लाख रुपये उन्होंने अपने स्कूल को दिए। तो जनचेतना को हमको जगाने के लिए शॉर्ट टर्म निर्णय लेने के बजाय ऐसे निर्णय लेना पड़ेंगे जिससे कहा जाता है ना कि लोकप्रिय निर्णय लोकहित में, लोकहित में सबका हित देखा जाता है, लोकप्रियता में अपना हित देखा जाता है। जैसे हम कुछ भी करें, जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा करेंगे, तो वो लोकप्रिय निर्णय है, लोकहित नहीं। अब लोकहित होता तो आज आप देख लो सरकारों की हालत, बजट नहीं है। लोकप्रियता के लिए उन्होंने निर्णय तो कर लिए कि हम फलाना मुक्त करेंगे, ये मुक्त बांटेंगे, वो बांटेंगे। तो हम शिक्षा को क्यों ना करें? पहले शिक्षा को अटल बिहारी वाजपेयी ने तो साफ कहा था, क्योंकि मैं तो कहता हूँ राजनीति की भगवान ही हूँ, साफ कहा था कि शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा कुछ भी मुक्त नहीं करना। अगर हमने शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा कुछ भी चीज़ मुक्त दी तो समाज कहीं न कहीं कर्म से घट जाएगा और वो समाज अधमरा जैसा हो जाएगा। तो ऐसे दृष्टिकोण में हमको सोचना चाहिए था कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना था। वो ध्यान नहीं देते हुए हमने स्कूल खोलते गए, शिक्षक लाए तो फिर शिक्षाकर्मी लिया है, शिक्षाकर्मी लिया है तो मुख्यमंत्री तो मजाक उड़ाते थे कि गंगा जी कहाँ से निकलेगी, उन्होंने कहा 500 रुपये में तो यहीं से निकलेगी। अब निकलेगी तो निकालना वाला कौन भाई? आप भी तो निकाल रहे हो ना वहीं से। आपने कौन सा शिक्षकों के तंत्र को ठीक कर दिया? आज भी आप रोज देख रहे हो हमारे जो अतिथि शिक्षक हैं, विद्वान हैं, वो रोज रोडों पे आ रहे हैं। तो शिक्षक ही रोड पे आ रहा है, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ जो व्यवस्था आपने बनाई, चाहे वो किसी व्यवस्था तो उस प्रकार जिस प्रकार के शिक्षक आए वो भी मैं एक त्रुटिपूर्ण बात मानता हूँ। उन शिक्षकों का भी जो शिक्षकीय कार्य है वो ठीक नहीं है। तो समाज में दोनों साइड से पतन की जो स्थिति आई, उससे हमारी शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमराई हुई है। इसको ठीक करने का तरीका यही हो सकता है कि हम शिक्षा के प्रति गंभीर बनकर अब
जो हमारी शिक्षा व्यवस्था को कैसे अच्छा करे, तो शिक्षकों से हमको वो लेना पड़ेगा। हम IAS या हमारे नेताओं के साथ बैठ के करेंगे तो वो अपने हित का निर्णय देखेंगे, लोकहित का, लेकिन शिक्षा लोकप्रियता का, लेकिन शिक्षक देखेगा लोकहित का। शिक्षक तो हम लोकहित के कामों को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों को आगे करके एक अच्छा ग्रुप बनाए, एक 5-7 महीने का टाइम दे उनको, कोई आयोग बनाए या कोई मंडल बनाए जिसमें शिक्षक के शिक्षकों अच्छे लोग हों जिन्होंने रिजल्ट दिया हो, अपने स्कूल का सुधार किया, उन सबको जोड़ते हुए कि उच्च संदर्भों में, क्योंकि मैंने उस समय भी सरकार को भी कहा था कि आप स्कूलों को 4 ग्रेड में बांटिए। पहला स्कूल वो जिसका 75 से 100% रिजल्ट आया, दूसरा वो जिसका 50 से 75 आया, तीसरा वो जिसका 75 से 50 आया, चौथा वो जो 0 से 25 का आया। तो इससे ये होगा कि भाई शिक्षा वही, किताब वही, टीचर भी वही, लेकिन एक स्कूल 100 नंबर लेके आ रहा है और एक स्कूल 0 नंबर लेके आ रहा है। तो कहाँ हमें गलती है, कहाँ चूक है, कि चूक वहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि क्या शिक्षक नहीं आ रहा समय पे, या बच्चे स्कूल नहीं आ रहे। ये सब बातें अगर हम ध्यान में रख के, फोकस रख के हम इस चीज़ को करेंगे तो मेरा मानना है कि शिक्षा पद्धति जो है उसमें लंबी चौड़ी बात नहीं करना कि हम बदल दें, ये कर दें, वो कर दें, लेकिन इसको ठीक करने का अब समय माकूल आ गया है। नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति का मैं इस संदर्भ में कहूँगा कि ठीक है, नई शिक्षा नीति हमारे देश के अनुरूप बनाने का प्रयास जरूर किया गया, लेकिन उसको ढालते जाते बहुत समय लग जाएगा, हो सकता है तब तक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। आज शिक्षा नीति में शिक्षक लोग हमसे बोलते हैं कि हमारे पास सिलेबस तो ही नहीं, किताबें चेंज हो गई, हमको नहीं पता कि नया सिलेबस क्या है। तो शिक्षक को शिक्षक की किताब का ज्ञान नहीं तो पढ़ाएगा क्या? तो ये बहुत बड़ा दोष है। तो राजेश भाई, मेरा तो मानना है कि हम सब लोगों को मिलकर, क्योंकि आपने आज ये बहस छेड़ी है, आप देवास जैसे शहर में हो, यहाँ बड़े अच्छी शिक्षा विद कुमार गंधर्व जैसे गायक यहाँ पे रहे हैं, बिल्कुल। तो ऐसे दृष्टिकोण में हमारा देवास अपने आप में कोई नई चीज़ को लेकर आया। हो सकता है आपकी बहस आज यहाँ शुरू हो रही छोटे पैमाने पे, लेकिन आने वाले समय में कर लेते हैं इसको सार्थकता के साथ। मैं भी आपके साथ रहूँगा कि हम पूरे प्रदेश में एक अलग जगाने का प्रयास करें। हो सकता है हम देवास शहर से चालू और पूरे देश तक पहुँचे, तो ये निश्चित रूप से हमारी कामयाबी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक बड़ा आपका जो अनुभव रहा, एक लंबी आपकी तमाम आपके जब आप मंत्री रहे और आपने कई सारे नवाचारों को जो अपने प्लान में है, निश्चित तौर से आज का जो साक्षात्कार है बहुत उपयोगी साबित होने वाला है और शिक्षकों के लिए एक बड़ा संदेश भी है। ये तो सर शिक्षा की बात हुई। संक्षिप्त में बात कर लेते हैं राजनीति की, क्योंकि ये आपके व्यक्तित्व को बहुत अच्छे से राजनीति से जुड़े हुए लोग भी समझते हैं कि आप शांत बैठने वाले तो नहीं हैं, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा। तो क्या चल रहा है सर, यदि इस मंच से उसको बताया जा सके? राय जी, मेरे साथ मैं लोग ये कहते हैं परिवार परिवार परिवार, मैं परिवार के कारण राजनीति में नहीं हूँ, मैं पिता के कारण भी नहीं हूँ। मेरे दोस्त यारों ने मुझे तैयार किया, मैं कॉलेज का चुनाव लड़ा, कॉलेज चुनाव से मैं राजनीति में आ गया। देवास में भी मेरी छोटी सी फैक्ट्री में पूरा टाइम देकर इस फैक्ट्री को मैंने किया। लोन जो MPFC का लोन 90% इसमें गोलमाल हो जाता है, लेकिन मैंने पूरा लोन टाइम से पहले चुका के उसको भी पूरा किया। तो मैंने वो काम भी किया है, लेकिन राजनीति में रहते हुए मुझे आज की तारीख में जो हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, एक पार्टी का दावा करें कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी है, मैं हालांकि मैं भी उसका सदस्य रहा, लेकिन आज की तारीख में मेरा मानना है कि जो जनता का विश्वास तेजी से उठ रहा है तीनों चीज़ों पे, राजनीतिकों पे, राजनीतिक पार्टी पे और आज की तारीख में इन सबको चलाने वाला जो तंत्र, उस अब जनता को विश्वास किसी पे नहीं रहा। थोड़ा सा जैसे हम कहते हैं कि लोकतंत्र में 3 स्तंभ होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। तो न्यायपालिका कहीं न कहीं आज कुछ निर्णय ऐसे कर रही है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि लोगों का विश्वास आज न्यायपालिका पे है और होना भी चाहिए। हम न्यायपालिका को कोई चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन न्यायपालिका और इन तीनों तंत्रों को अगर देखें तो जनता को अब धीरे धीरे या तो इतना बेजान हो गया। मैंने तो लॉ भी किया, तो लॉ में ये कहता कि न्याय प्रणाली होना चाहिए, कम समय लगे, मितव्ययी हो, लेकिन दोनों चीज़ें नहीं है, ना मितव्ययी है ना कम समय लगेगा। जो अच्छा वकील कर लेगा वो जीतेगा, जो कम वकील कर लेगा उसका दोषी के विचार का। फिर तो क्या ये न्यायपालिका ठीक है? न्याय संगत नहीं, मैं नहीं मानता। तो मेरा मानना है कि इन तीनों चीज़ों को ठीक करने के लिए लोकतंत्र में सब लोगों को मिलकर, जो अच्छे लोग हैं वो किसी भी पार्टी में हो सकते हैं, उनको मिलकर एक ऐसा माहौल खड़ा करना चाहिए कि
जो विश्वास जनता का तेजी से घट रहा है उसको कैसे हम वापस लेते हैं, क्योंकि आज जो स्थिति बन रही है, हमने कुछ घटनाएं देखी, उन घटनाओं के बाद ऐसा लगता है कि हम किसी एक तबके के लिए नहीं बने, सबके लिए बने। और दूसरा, राजनेताओं का कैरेक्टर मैं देखता हूँ, मैं तो बहुत बड़े उस परिवार में रहा हूँ जब मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष सब रहे, मेरे को 3 बार का मंत्री विधायक था। लेकिन मैं देखता हूँ कि एक पार्षद बन जाता है और वो साइकिल में चलता है और पार्षद बनने के रिटायरमेंट तक उसका अच्छा मकान हो जाता है, अच्छी गाड़ी हो जाती है, अच्छा पैसा कहाँ से आया? एक इसका सिस्टम हमको जरूर डेवलप करना चाहिए, क्योंकि इस पैसे की श्रेणी में अभी तक तो जो हमसे फॉर्म भराया जाता है उसमें खून के रिश्ते, और खून के रिश्तों में बेटियों और बेटा इनको हम लेते हैं, और वो भी अगर वयस्क हैं तो उनको भी छोड़ दिया जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपके इलेक्टोरल फॉर्म भराया जाए तो उसमें पूरे परिवार की संपूर्ण जानकारी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बेनामी संपत्ति का पता यहीं से चलेगा। और राजनेताओं की बेनामी संपत्ति पे आज भी जनता कहीं ना कहीं उंगली उठाती, लेकिन चूंकि राजनेताओं से सब डरते हैं तो बोलते नहीं। तो करप्शन को हमको कम करना पड़ेगा, करप्शन को कम करने के बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। तो मैंने तो चूँकि मुझे लगता है कि मैं कोई बहुत बड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन करप्शन के खिलाफ हमेशा बोलता है। और कभी आपको याद होगा कि मैंने कुछ नगर पंचायत विषय बोला था। बिल्कुल। तो मैं अब एक पद यात्रा, चूँकि मेरे पास ज़्यादा सोच भी नहीं है, तो मुझे लगा कि एक पद यात्रा हमको करना चाहिए। मैंने एक पद यात्रा को प्रपोज किया है, जिसमें हमने नाम दिया कि युद्ध भ्रष्टाचार के विरुद्ध, एक युद्ध भ्रष्टाचार के विरुद्ध। ये शिप्रा से नर्मदा जाएगी। इसमें 10 दिन की हमने यात्रा तय की है, 20 किलोमीटर पर डे चलेगी और जन जागरण करने का काम हम करेंगे। लोगों से कहेंगे कि आपके साथ जो अन्याय हुआ है, जो आपके साथ भ्रष्टाचार के कारण कहीं कहीं छिन गया मामला, उसको आप हमारे कब से शुरू कर रहे हैं? ये अभी कुछ लोगों के साथ चर्चा हो रही, लेकिन बारिश के बाद ही, चूँकि हमारे यहाँ दशहरे के बाद, दशहरे तक तो हम साथ वो हैं, या तो देवउठनी 11 से या दशहरे के बाद लोगों से जिससे चर्चा हुई तो वो हम यात्रा शुरू करेंगे। और इस यात्रा के माध्यम से हमारी कोशिश यही रहेगी, मैं नहीं कह रहा कि किसी में हम ब्लेम करना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन व्यवस्था जो ध्वस्त होती जा रही है धीरे धीरे, मतलब अस्पताल में जाओ तो इलाज के लिए पैसा, सड़क पे चलो तो रोड पे चलने का पैसा, कहीं दूसरी जगह जाओ तो वहाँ पैसा, मतलब एक प्रणाली बन गई है कि आदमी किसी जगह जाकर तो उतना पैसा तो मुझे लगना ही है, दिखना ही। लेकिन पहले सब कुछ होता नहीं था मेरे ख्याल से। ये सब हमारे पहले तो मंत्री प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र सब बनते थे हमारे यहाँ, लेकिन कहाँ पहले पैसा लगता? सरकारी अस्पतालों में हम जाते थे तो बड़ा इलाज भी होता था। लेकिन आज तो हालत ये है कि आपको अगर डिलीवरी का मामला है, सरकार द्वारा 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं तो 6,000 रुपये में छीन दिए जा रहे हैं। और खास करके छोटा तबका, हमारे आंगनवाड़ी की बहनें, हमारी आशा कार्यकर्ता हैं, हमारे पंचायत के सचिव में बड़े गौर से कर, जो अच्छे सचिव काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको तंत्र ने ऐसा बना दिया कि आपको इतना तो आपको गड़बड़ करना ही पड़ेगा। ये गड़बड़ी करवाने की जो नीति एक ऊपर से बन गई, इसको हमको रोक लगाना चाहिए। तो इसको लेकर हम एक प्रोग्राम हमने पूरा चार्ट किया। पूरे 10 दिनों में ये देवास, मतलब शिप्रा से देवास से फिर हाटपिया विधानसभा क्षेत्र के, बागी विधानसभा क्षेत्र, कन्नौज खातेगांव होते हुए वहाँ पर, लेकिन 4 विधानसभाओं में हम पूरा प्रयास करेंगे, इसको करने का प्रयत्न करेंगे। मैंने क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी का मैं सदस्य हूँ, कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं को बता भी दिया था, उन्होंने कहा कि नहीं अच्छी चीज़ है, आप इसको करें निश्चित रूप से। तो मैं इस चीज़ को करने की कोशिश करूँ। शिक्षा, राजनीति और आपकी योजनाओं पर बात हो गई। अंतिम, क्योंकि आप समीक्षाएं करना, चिंतन करना, विश्लेषण करना आपके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है। देवास के विषय में भी कुछ चिंतन करते होंगे। राजेश जी, देवास में मैं 90 में आया था जी, और 6 महीने में करीब 84-85 में कैसी स्टील करके एक फैक्ट्री, जिसमें काम भी कर चुका हूँ। एक वर्कर के रूप में मुझे भेजा गया था तो मैंने काम किया था। देवास चूँकि हमारा ज़िला है, देवास से आना जाना ज़्यादा था। हमारे पिताजी भी हमको वर्ष में एक ही बार कपड़े दिलाने, जूते दिलाने लाते थे, देवास से लाते थे, इंदौर नहीं ले जाते थे, हमेशा देवास लाते थे, क्योंकि उनका कोई काम होता था मीटिंग, हम सबको गाड़ी में भर के ले आते थे और फिर जो दिलाते ले जाते। देवास चूँकि एक इतना अच्छा शहर है, तो 2 माताओं का साक्षात आशीर्वाद है, बहुत बड़ी बात होती है। कुमार गंधर्व का हमने नाम लिया, अफजल जैसे चित्रकार यहाँ पे कहा जाता है कि राजा मंगेशकर को बनाने वाले रजब अली खां भी, हमारा अली खां यहीं के, हमारे देवास के वासिंदे रहे। देवास का अपने आप में कई विशिष्ट स्थान रहा है, लेकिन इसका जो प्लान हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं हमने चूक कर।
चूक इसलिए कर दी कि हमें पता था कि ये बड़ा एक औद्योगिक शहर होने के साथ साथ इसका विस्तार होगा, तो इसके विस्तार को समुचित रूप से साकार रूप देने के लिए इसको बिल्डरों के हाथ में नहीं छोड़ना था। यहाँ हालांकि प्राधिकरण भी बना चक्रवर्ती शेखर जी के कारण, निगम भी ये सबसे छोटा होने के बाद बना, लेकिन दोनों तीनों एजेंसी में कहीं ना कहीं तालमेल मुझे लगता ठीक नहीं था। हाउसिंग बोर्ड, प्राधिकरण और नगर निगम, और उसके कारण ये हुआ कि बेढंगी बस्तियाँ बनी हमारी। और हालत यह है कि एक गाड़ी खड़ी हो जाए तो दूसरी गाड़ी नहीं निकले, बहुत सी जगह झगड़े होते हैं, बहुत सी जगह ये मामला। तो देवास शहर को जो सुंदरता के साथ होना था वो करना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि देवास के कुछ अच्छे लोगों के साथ बैठकर एक बार हम अपने देवास को फिर से रचे, फिर से गढ़े, फिर से बढ़ाएं, इस पर एक काम करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि राजनीतिक लोग तो, क्योंकि समाज सेवा में ज़्यादातर राजनीति के लोग हैं, लेकिन बाकी लोग भी हैं, पत्रकार भी हैं, हमारे वकील साथी भी हैं, डॉक्टर साथी भी, सबके साथ बैठकर क्या इस सिस्टम को एक बार रिसाइकिल करके अच्छा किया जा सकता है, इस पर एक विचार हम लोग करने का प्रयत्न करेंगे। और कोशिश करेंगे जो एजेंसियाँ उनसे कहेंगी कि भाई ठीक है, जो बन गया तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, इस पर हमारा विचार होना चाहिए, ताकि ये ठोक हो जाए। जैसे अभी आपने देखा होगा कि देवास में एक ब्रिज बना जो रामनगर से विकास नगर तक, अब वो तो ऑलरेडी चौड़ा ही था, इसको चाहिए था गोपाल चौराहे से उज्जैन चौराहे तक, ये जाम की जो समस्या थी वो खत्म हो जाती। लेकिन चूँकि ब्रिज वहाँ बन गया, वो ब्रिज तो टूटेगा नहीं, लेकिन ये जाम की समस्या का निदान कैसे हो, लोगों में जैसे एक जागरूकता आती है, लोग शहर में जागरूकता है और स्वच्छता में नंबर ले गया, जागरूकता में देवास भी मेरे ख्याल से कोई पीछे नहीं है, लेकिन जन जागरण का काम करना पड़ेगा, किसी को बीड़ा उठाना पड़ेगा और उस जन जागरण के साथ अच्छे लोगों को जोड़ना। ये सब चीज़ों को सोचकर हम देवास के लिए भी प्लान कर रहे हैं कि देवास। अच्छा, दूसरा, देवास में आज भी हम देखें शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। हमारे पास कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, हमारे पास कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, हमारे पास कोई प्रोफेशनल कोर्सेज चलाने वाला विद्यालय नहीं है। तो ऐसे दृष्टिकोण में देवास जो एक ज़माने में रोजगार देने वाला था, आज रोजगार के लिए लोग यहाँ से उज्जैन जा रहे हैं, इंदौर जा रहे हैं, 2 ट्रेनों में हम देखते बच्चे इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो क्या हम इन बच्चों को यहीं पे वापस से स्थापित कर सकें? जो हमारी बहुत सी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, काफ़ी ज़मीन अभी सुनने में आई सरकार उनको टेक ओवर करेगी, लेकिन कर ले तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी जैसे एफका लेबोरेटरी खुली है किसी फैक्ट्री में, तो ऐसे हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ खुल सकती, गुंजाइश है, क्योंकि हम ये भी रोड पे हैं, इंदौर जैसा शहर हमारे नज़दीक है, एयरपोर्ट है वहाँ पर, पीतमपुर जैसा बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र हमारे पास है, भोपाल राजधानी हमसे 1.5-2 घंटे के रास्ते पे। देवास का एक गुंजाइश बहुत अच्छी है, लेकिन करने का प्रयत्न होना चाहिए। तो एक इस पर विचार करके, और मेरा मानना है कि एक समाज के अच्छे लोगों को आगे करके, क्योंकि राजनीतिक लोग रहेंगे तो निश्चित रूप से वो कभी नहीं हो पाएगा, समाज के अच्छे लोग कैसे आगे आए इस पर चिंता करके हमको काम करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई शिक्षा, राजनीति और देवास को लेके, और आपके जो सुझाव निश्चित तौर से बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्य में फिर आपके साथ बैठेंगे और इन पर विस्तार से बातचीत करेंगे। आपने आज समय दिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।